नमस्कार। तो चलिए आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के एक बहुत ही अहम और दिलचस्प अध्याय को समझने की कोशिश करते हैं। हम बात करेंगे अध्याय 6 के पहले हिस्से की, जो सदोष मानववध और हत्या के बीच के फर्क को साफ करता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्रिमिनल लॉ की बुनियाद है। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आता है। क्या किसी की जान ले लेना हर बार हर सिचुएशन में कानून की नज़र में हत्या ही होता है? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम मानव वध का एक लीगल इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर हम समझेंगे सदोष मानव वध क्या है, जैसा बीएनएस की धारा 100 में बताया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि कब यही सदोष मानव वध हत्या बन जाता है, जो धारा 101 में है। फिर हम हत्या के 5 जरूरी अपवादों पर बात करेंगे और आखिर में इन दोनों जुर्मों की सजा में क्या अंतर है, इसे समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। इससे पहले कि हम सदोष मानववध और हत्या की बारीकियों में जाएं, ये समझना जरूरी है कि कानून की नज़र में मानववध यानी होमिसाइड है क्या। देखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए, कानून के लिए हर जान लेना एक जैसा नहीं है। सबसे जरूरी चीज जो एक मौत को दूसरी से अलग करती है, वो है करने वाले का इरादा यानी आशय, और उसे अपने काम के नतीजे का कितना ज्ञान था। इसी को मेंस रिया या आपराधिक मनस्थिति कहते हैं। बस इसी की डिग्री तय करती है कि अपराध कितना संगीन है। चलिए अब आते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर, सदोष मानव वध या कल्पेबल होमिसाइड। इसको बीएनएस की धारा 100 में बताया गया है। ये वो बुनियाद है जिस पर हत्या की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो धारा 100 कहती क्या है? ये 3 बातें बताती है। कोई काम सदोष मानववध तब होगा जब वो या तो मौत के इरादे से किया गया हो, या ऐसी चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया हो जिससे मौत होने की संभावना हो, या फिर ये जानते हुए किया गया हो कि आपके इस काम से मौत हो सकती है। इन तीनों में से कोई भी एक बात होगी तो वो सदोष मानववध कहलाएगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं जो बीएनएस में ही दिया गया है। ए ने एक गड्ढे के ऊपर घास फूस और लकड़ियां बिछा दी। उसका इरादा साफ था कि जेड उस पर चलेगा, गड्ढे में गिरेगा और मर जाएगा। ठीक वैसा ही हुआ, जेड गिरा और मर गया। यहाँ ए का इरादा भी था और ज्ञान भी, इसलिए ये सदोष मानववध का एक क्लासिक केस है। ये वाला उदाहरण और भी मजेदार है। यहाँ पर ए को पता है कि झाड़ी के पीछे जेड है। वो बी को उकसाता है कि उस झाड़ी पर गोली चलाए, लेकिन बी को ये बात नहीं पता। बी गोली चलाता है और जेड मर जाता है। अब बताइए, दोषी कौन? कानून की नज़र में असली दोषी ए है, क्योंकि आपराधिक मनस्थिति यानी मेंसरिया ए का था। बी तो बस एक जरिया था। तो हमने सदोष मानववध समझ लिया। अब सवाल उठता है कि ये और ज्यादा गंभीर अपराध यानी हत्या कब बन जाता है, कब वो लाइन क्रॉस होती है? इसका जवाब हमें बीएनएस की अगली ही धारा 101 में मिलता है। धारा 101 में 4 ऐसी स्थितियां बताई गई हैं जब सदोष मानववध हत्या बन जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि मामला और गंभीर हो जाता है। पहला, जब काम मौत के इरादे से ही किया गया हो। दूसरा और तीसरा, जब इरादा ऐसी चोट पहुंचाने का हो जिससे मौत होना लगभग तय है। और चौथा, जब काम ही इतना खतरनाक हो कि मौत होनी ही होनी है। यहाँ संभावना से ज्यादा जोर निश्चितता पर है। ये जो तोप वाला उदाहरण है, ये बिल्कुल क्लासिक है। ये चौथी शर्त को बहुत अच्छे से समझाता है। ए का इरादा भीड़ में किसी खास व्यक्ति को मारने का नहीं था, लेकिन भीड़ पर भरी हुई तोप से गोला दागना इतना खतरनाक काम है कि ये इंसान की जान की परवाह न करने जैसा है। इसलिए कानून इसे हत्या मानता है। तो अगर सार में कहें तो सारा खेल डिग्री का है, इरादे और ज्ञान की डिग्री का। जब मौत होने की सिर्फ संभावना होती है तो वो सदोष मानववध है, लेकिन जब इरादा या ज्ञान इतना पक्का हो कि मौत होना लगभग निश्चित है तो वो हत्या है। बस यही सबसे बड़ा और निर्णायक अंतर है। लेकिन कानून हमेशा इतना सख्त नहीं होता। वो इंसानी फितरत को भी समझता है। इसीलिए बीएनएस में हत्या के कुछ अपवाद यानी एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। ये वो सिचुएशंस हैं जहां काम हत्या जैसा होते हुए भी हत्या नहीं माना जाता।
ये 5 ऐसी स्थितियां हैं जो हत्या के अपराध को कम करके सदोष मानव वध में बदल देती हैं। इनमें पहला है गंभीर और अचानक उकसावा। दूसरा, आत्मरक्षा के अधिकार को पार कर जाना। तीसरा, किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा अपनी शक्तियों को पार करना। चौथा है अचानक हुए झगड़े में हुई मौत। और पांचवा, 18 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति की सहमति। ये सब दिखाते हैं कि हत्या प्री प्लान्ड नहीं थी। पहला अपवाद है गंभीर और अचानक प्रकोपन, मतलब किसी को इतना उकसाया गया, इतना भड़काया गया कि उसने अचानक अपना आपा खो दिया और उस भड़काने वाले की जान ले ली। कानून मानता है कि ऐसी हालत में कोई भी इंसान ऐसा कर सकता है। हाँ, पर यह उकसावा खुद पैदा किया हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा अपवाद भी बहुत जरूरी है। ये है निजी रक्षा यानी प्राइवेट डिफेंस के अधिकार से जुड़ा हुआ। अगर कोई अपनी या किसी और की जान बचाते हुए बिना सोचे समझे जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल कर देता है और सामने वाले की मौत हो जाती है, तो उसे इस अपवाद का लाभ मिल सकता है। यहाँ सद्भावपूर्वक शब्द बहुत मायने रखता है। अपराध समझ लिया, उनके बीच का फर्क समझ लिया, अपवाद भी देख लिए। अब बात करते हैं सजा की, क्योंकि कानून में हर अपराध का एक नतीजा होता है, एक दंड होता है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। जैसा अपराध वैसी सजा। बीएनएस की धारा 103 हत्या के लिए सबसे कड़ी सजा देती है, मौत की सजा या उम्र कैद और साथ में जुर्माना। वहीं धारा 105 के तहत सदोष मानव वध के लिए सजा उम्र कैद या 10 साल तक की जेल हो सकती है। और धारा 106 में लापरवाही से हुई मौत के लिए सजा और भी कम है। ये सजा का फर्क सीधे सीधे अपराध की गंभीरता से जुड़ा है। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना है कि सदोष मानव वध और हत्या के बीच की जो पतली सी रेखा है, वो आशय और ज्ञान की डिग्री से बनती है। कानून ये देखता है कि अपराधी के दिमाग में क्या चल रहा था, सिर्फ ये नहीं कि उसके हाथ ने क्या किया। और आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, इस पर जरूर सोचिएगा। हमने किताबों में तो पढ़ लिया कि इन दोनों अपराधों में साफ अंतर है, पर क्या असल दुनिया में कोर्ट के मामलों में ये रेखा हमेशा इतनी ही साफ होती है या कई बार ये धुंधली हो जाती है? इस पर विचार कीजिएगा। नमस्कार, विधि के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 6 की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण धाराओं को समझने वाले हैं। ये वो धाराएं हैं जो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों से जुड़ी हैं। देखिए, ये ना सिर्फ एग्जाम के लिए बल्कि एक वकील के तौर पर आपके करियर के लिए भी बेहद जरूरी हैं। तो चलिए इसे एकदम विस्तार से समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले दो ऐसी धाराओं के बीच का फर्क समझते हैं जो सुनने में तो एक जैसी लगती हैं, लेकिन कानून की नज़र में इनमें जमीन आसमान का अंतर है। हत्या का प्रयास और मानव वध का प्रयास। और इन दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक अंतर है, वो है इरादे का, यानी इंटेंशन का। एक में इरादा बिल्कुल साफ है, मृत्यु कारित करना, जबकि दूसरे में इरादा बनता है किसी गंभीर और अचानक उकसावे की वजह से। चलिए सबसे पहले धारा 109 को जरा गहराई से देखते हैं, जो कि है हत्या का प्रयास। ये एक ऐसा अपराध है जहां अपराधी का इरादा तो पूरा था, हत्या करने का, लेकिन किसी भी वजह से पीड़ित की मृत्यु नहीं हुई। तो यहां पर सबसे जरूरी बात क्या है? वो है इरादा और ज्ञान। कानून ये नहीं देखता कि आपके काम का नतीजा क्या निकला, बल्कि कानून ये देखता है कि जब आप वो काम कर रहे थे तो आपकी मंशा क्या थी। अगर मंशा हत्या की थी तो ये धारा लागू हो जाएगी, फिर चाहे परिणाम कुछ भी रहा हो। अब इस अपराध के लिए सजा भी काफी कठोर है, जो इसकी गंभीरता को दिखाती है। अगर कोशिश के दौरान पीड़ित को चोट लग जाती है तो सजा सीधा आजीवन कारावास तक जा सकती है। और एक बहुत ही खास सिचुएशन है, अगर अपराधी पहले से ही आजीवन कारावास काट रहा है तो उसे इस अपराध के लिए मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। इस उदाहरण से ये धारा एकदम साफ हो जाती है। यहां ए का इरादा जेड को मारने का है और वो गोली चलाता है। अब गोली जेड को लगे या न लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए ने धारा 109 के तहत अपराध कर दिया है, क्योंकि उसका इरादा और उसका काम दोनों यहां बिल्कुल स्पष्ट हैं। ये वाला दृष्टांत तो और भी दिलचस्प है। ये तैयारी और प्रयास के बीच की जो बारीक सी लकीर है ना, उसे साफ करता है। देखिए, जब तक ए ने जहर खरीदकर सिर्फ खाने में मिलाया, वो सिर्फ तैयारी थी, लेकिन जैसे ही उसने वो खाना जेड की मेज पर रखा, यानी जेड की पहुंच में रख दिया, बस उसी पल वो तैयारी हत्या के प्रयास में बदल गई। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं धारा 110 पर। यह भी एक मिलता जुलता अपराध है, लेकिन इसकी गंभीरता थोड़ी कम है। ये है मानव वध का प्रयास, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता। यहां पर मुख्य अंतर यह है कि काम तो मृत्यु करने वाला ही है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि अगर मौत हो भी जाती तो उसे हत्या नहीं बल्कि गैर इरादतन मानव वध माना जाता। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गंभीर और अचानक मिले उकसावे में हमला कर देना, जैसा कि इस धारा के दृष्टांत में दिया भी गया है। ये जानना बहुत जरूरी है, दोनों धाराओं की सजा में इतना बड़ा अंतर क्यों है। ये सीधा सीधा अपराधी के इरादे की गंभीरता को दिखाता है। जहां धारा 109 में चोट लगने पर आजीवन कारावास तक की सजा है, वहीं धारा 110 में ये ज्यादा से ज्यादा 7 साल है। मतलब कानून ठंडे दिमाग से किए गए प्रयास और गुस्से या आवेश में किए गए प्रयास में साफ साफ फर्क करता है। अब हम बीएनएस में एक बिल्कुल नए और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर आ गए हैं, संगठित अपराध। इसे धारा 111 में पहली बार इतने विस्तार से परिभाषित किया गया है। ये आज के जमाने के अपराधों से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को संगठित अपराध मानने के लिए इन चारों तत्वों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। मतलब ये कोई एक बार किया गया अपराध नहीं है, बल्कि ये एक सिंडिकेट द्वारा पैसे या किसी और फायदे के लिए लगातार की जाने वाली गैर कानूनी गतिविधि है। कानून की नज़र में संगठित अपराध के लिए कम से कम 2 लोगों का एक सिंडिकेट या गिरोह होना जरूरी है, जो मिलकर या अकेले इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। यही चीज अपराध की संगठित प्रकृति को दर्शाती है। जरा इस दंड संरचना को देखिए। ये दिखाती है कि कानून संगठित अपराध को कितनी गंभीरता से लेता है। यहां सिर्फ अपराध करना ही नहीं, बल्कि किसी संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य होना, किसी भी तरह से उनकी मदद करना या उन्हें पनाह देना भी एक बहुत गंभीर अपराध है, और इसकी सजा आजीवन कारावास और भारी जुर्माने तक हो सकती है। चलिए अब संगठित अपराध के एक छोटे रूप को समझते हैं, जो समाज के लिए बहुत हानिकारक है। इसे धारा 112 में छोटे संगठित अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। बीएनएस बड़े और छोटे संगठित अपराधों में साफ साफ अंतर करता है। तो ये छोटे संगठित अपराध आखिर हैं कौन से? ये वो अपराध हैं जिनका सामना एक आम आदमी अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करता है और जो समाज में एक डर और असुरक्षा का माहौल बनाते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे वाहन चोरी, जेब काटना, टिकटों की अवैध बिक्री और यहां तक कि परीक्षा के पेपर लीक करना। जब ये अपराध किसी गिरोह या समूह द्वारा एक ऑर्गेनाइज तरीके से किए जाते हैं, तो वे छोटे संगठित अपराध की श्रेणी में आते हैं और इनके लिए कानून में 1 साल से लेकर 7 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। अब हम इस अध्याय के सबसे गंभीर अपराधों में से एक पर आते हैं, आतंकवादी कृत्य। इसे धारा 113 के तहत बहुत ही व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र पर एक हमला है। इस अपराध का जो मूल उद्देश्य है, वो केवल किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि पूरे देश की नींव को हिलाना है। चाहे वो बम विस्फोट हो या देश की आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाना हो, इन सभी का लक्ष्य भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालना या आम लोगों में दहशत फैलाना होता है। संगठित अपराध की ही तरह आतंकवादी कृत्यों में किसी भी स्तर पर शामिल होने के लिए अत्यंत कठोर दंड का प्रावधान है। अगर ऐसे किसी काम से किसी की मृत्यु होती है, तो सजा सीधे मृत्युदंड या आजीवन कारावास है। और इतना ही नहीं, साजिश रचना, मदद करना या ट्रेनिंग कैंप चलाना भी उतना ही गंभीर अपराध माना गया है। इन सभी गंभीर अपराधों को समझने के बाद अंत में हमें उपहति यानी हर्ट की इस मूल परिभाषा को याद रखना बहुत जरूरी है। धारा 114 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को शारीरिक दर्द, बीमारी या कमजोरी पहुंचाना उपहति कहलाता है। ये साधारण सी लगने वाली परिभाषा ही असल में शारीरिक अपराधों की पूरी श्रृंखला का आधार है। यहीं से गंभीर उपहति और फिर हत्या जैसे अपराधों की कानूनी श्रेणी शुरू होती है। तो आज हमने कुछ बेहद महत्वपूर्ण धाराओं को समझा। बीएनएस में संगठित अपराध और आतंकवाद की ये जो विस्तृत परिभाषाएं हैं, ये कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आधुनिक अपराधों से निपटने के लिए निश्चित रूप से मजबूत कानूनी हथियार देती हैं। लेकिन एक विधि छात्र के तौर पर यह सोचना आपका काम है कि जमीनी स्तर पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या ये नई परिभाषाएं न्याय प्रक्रिया को और बेहतर बनाएंगी? इन्हीं सवालों के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार। तो नमस्कार कानून के मेरे सभी होनहार साथियों,
आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय में गोता लगाने वाले हैं। ये है अध्याय 6, जो मानव शरीर पर असर डालने वाले अपराधों से जुड़ा है। और आज हमारा फोकस रहेगा चोट और घोर चोट के कॉन्सेप्ट्स पर। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं, है ना? कानून की नज़रों में एक मामूली से थप्पड़ और एक ऐसे हमले में जिसमें किसी की हड्डी टूट जाए, क्या फर्क है? भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस इन दोनों को एक ही तराजू में नहीं तौलती। और इसका आधार क्या है? इसका आधार है अपराध की गंभीरता, अपराधी का इरादा और उसका नतीजा। तो आइए आज इसी वर्गीकरण की गहराइयों को समझते हैं। आज का हमारा सफर कैसा रहेगा, इसे आप एक अपराध की सीढ़ी की तरह समझिए। हम सबसे पहले चोट की परिभाषा यानी पहली सीढ़ी से शुरू करेंगे। फिर हम एक कदम ऊपर चढ़कर घोर चोट की गंभीरता को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी बातें अपराध को और भी संगीन बना देती हैं। और आखिर में लापरवाही और अवैध अवरोध जैसे मामलों पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ से शुरू करते हैं, नींव से। बीएनएस की धारा 115 हमें बताती है कि कानून की भाषा में चोट यानी हर्ट असल में है क्या। देखिए, धारा 115(1) 3 चीज़ों पर फोकस करती है: शारीरिक दर्द, कोई बीमारी या फिर दुर्बलता यानी इन्फर्मिटी। लेकिन इन सबसे ऊपर जो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, वो है इरादा या ज्ञान। यानी चोट पहुंचाने का इरादा होना चाहिए या इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आपके काम से चोट लग सकती है। अगर ये नहीं है तो कानूनी तौर पर वो चोट नहीं कहलाएगी। और अगर कोई जानबूझकर यानी स्वेच्छा से किसी को ऐसी साधारण चोट पहुंचाता है तो उसकी सजा क्या होगी? धारा 115(2) के तहत 1 साल तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये हमारी अपराध की सीढ़ी का, समझिए, पहला पायदान है। ठीक है, तो अब सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे घोर चोट यानी ग्रीवियस हर्ट की। कानून कुछ खास तरह की चोटों को साधारण नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गंभीर मानता है, जिनका जिक्र हमें धारा 116 और 117 में मिलता है। तो सवाल उठता है कि इन दोनों में, चोट और घोर चोट में, बुनियादी फर्क क्या है? देखिए, साधारण चोट जो धारा 115 में है उसमें सामान्य शारीरिक दर्द होता है, लेकिन घोर चोट जैसा कि धारा 116 और 117 में बताया गया है, वो स्थायी या बहुत गंभीर किस्म की क्षति होती है। और ये तो जाहिर सी बात है कि जब क्षति गंभीर होगी तो सजा भी कहीं ज्यादा होगी। अब धारा 116 बहुत ही स्पेसिफिक है। ये 8 तरह के चोटों की एक लिस्ट देती है जिन्हें कानून सीधे सीधे घोर मानता है, जैसे कि इमैस्कुलेशन, आंखों की रोशनी या कानों की सुनने की शक्ति का हमेशा के लिए चला जाना, किसी अंग का कट जाना, चेहरे पर कोई स्थायी निशान पड़ जाना या फिर हड्डी या दांत का टूटना। आप देख सकते हैं कि ये सभी चोटें कितनी गंभीर और जीवन को बदल कर रख देने वाली हैं। तो जाहिर है, जब चोट इतनी गंभीर है तो सजा भी गंभीर होगी। धारा 117(2) के तहत जानबूझकर घोर चोट पहुंचाने पर सजा सीधे 7 साल तक की कैद और जुर्माना है। आप देख रहे हैं, 1 साल से सीधे 7 साल पर। यह बहुत बड़ा जंप है। और बात यहीं नहीं रुकती। मामला तब और भी ज्यादा संगीन हो जाता है जब घोर चोट की वजह से पीड़ित को स्थायी विकलांगता हो जाए या वो पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला जाए। ऐसी हालत में धारा 117(3) के तहत सजा कम से कम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। कानून यहाँ बिल्कुल साफ है कि किसी की जिंदगी तबाह करने वाली चोटों के लिए कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। अब तक हमने चोट के नतीजे पर बात की। अब हम उन फैक्टर्स पर आते हैं जो अपराध को और भी गंभीर बना देते हैं। यहाँ कानून सिर्फ क्या हुआ ये नहीं देखता, बल्कि कैसे और क्यों हुआ इस पर भी गौर करता है। जैसे कि धारा 118 ये उन खतरनाक हथियारों या साधनों की बात करती है जिनका इस्तेमाल होते ही मामला गंभीर हो जाता है, चाहे वो गोली हो या चाकू हो, जहर या तेजाब हो या कोई विस्फोटक पदार्थ हो। इनमें से किसी का भी इस्तेमाल अपराध की गंभीरता और सजा दोनों को बढ़ा देता है। और अब बात करते हैं मकसद की, मोटिव की। धारा 119 और 120 ये साफ करते हैं कि आपका इरादा क्या था। इससे सजा पर जमीन आसमान का फर्क पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी से जबरदस्ती संपत्ति ऐंठने के लिए चोट पहुंचाई गई तो सजा 10 साल तक हो सकती है।
और अगर इसी मकसद से घोर चोट पहुंचा दी तो ये आजीवन कारावास तक जा सकती है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है जब कोई पुलिस वाला किसी से जुर्म कबूल करवाने के लिए उसे टॉर्चर करता है। ये एक बेहद संगीन अपराध है। ठीक है, तो हमने चोट देख ली, हथियार देख लिए, मकसद भी देख लिया, लेकिन कानून वो कॉन्टेक्स्ट को भी बहुत अहमियत देता है। यानी पीड़ित कौन था, हालात क्या थे, इन सब बातों से भी अपराध की गंभीरता तय होती है। धारा 121 ये पब्लिक सर्वेंट्स को एक तरह की शील्ड देती है। और क्यों? क्योंकि जब कोई अपनी ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक पर हमला करता है तो वो सिर्फ उस इंसान पर हमला नहीं है, वो पूरे सिस्टम पर, कानून के राज पर हमला माना जाता है। इसीलिए इसकी सजा ज्यादा होती है। लेकिन कानून हमेशा सख्त ही नहीं होता, वो मानवीय भावनाओं को भी समझता है। धारा 122 उसी का एक उदाहरण है। अगर किसी को इतना ज्यादा और अचानक उकसाया जाए कि वो अपना आपा खोकर चोट पहुंचा दे, तो कानून इसे सजा कम करने का एक आधार मान सकता है। लेकिन हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये कोई माफीनामा नहीं है, सिर्फ सजा में थोड़ी नरमी का एक आधार है। अब आते हैं एक ऐसे अपराध पर जो समाज पर एक धब्बे की तरह है, एसिड अटैक। धारा 124 इसके बारे में बहुत ही कड़े प्रावधान लेकर आती है। ये 2 स्तरों पर काम करती है। पहला, अगर एसिड फेंककर घोर चोट पहुंचाई गई तो सजा कम से कम 10 साल है, जो आजीवन कारावास तक जा सकती है। और दूसरा, सिर्फ एसिड फेंकने की कोशिश करना भी अपने आप में एक गंभीर अपराध है, जिसकी सजा 5 से 7 साल तक है। और इस धारा में जो सबसे जरूरी बात है वो ये प्रावधान है, इसमें साफ लिखा है कि अपराधी पर लगाया गया जुर्माना इतना हो कि उससे पीड़ित के इलाज का सारा खर्चा पूरा हो सके। ये सिर्फ सजा नहीं है, ये पीड़ित को न्याय दिलाने की एक कोशिश है। इसे कहते हैं रिस्टोरेटिव जस्टिस। अच्छा, अब तक हमने जो भी बात की उसमें कहीं न कहीं इरादा शामिल था। लेकिन क्या हो अगर इरादा चोट पहुंचाने का न हो, पर फिर भी किसी को नुकसान पहुंच जाए? चलिए अब उन मामलों को देखते हैं। यहीं पर आती है धारा 125, जो उतावलेपन या लापरवाही, जिसे हम रैश और नेग्लिजेंट एक्ट कहते हैं, उससे डील करती है। कोई भी ऐसा काम जो इतनी जल्दबाजी या लापरवाही से किया जाए कि उससे किसी की जान या सुरक्षा को खतरा हो, वो दंडनीय है। और अगर इस लापरवाही से चोट या घोर चोट पहुंच जाए तो सजा और भी सख्त हो जाती है। और आखिर में एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, धारा 126, जो बात करती है सदोष अवरोध यानी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी इंसान को उस दिशा में जाने से रोकना जहां जाने का उससे पूरा हक है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ एक अपराध है। तो चलिए आज की क्लास के जो की टेकअवेज हैं, जो मुख्य बातें हैं, उन्हें फटाफट से दोहरा लेते हैं। पहली, बीएनएस सजा का फैसला चोट की गंभीरता के आधार पर करता है। दूसरी, चोट और घोर चोट में एक साफ कानूनी लकीर है। तीसरी, अगर खतरनाक हथियार इस्तेमाल हुआ या मकसद गलत था तो सजा कई गुना बढ़ जाती है। चौथी, एसिड अटैक और पब्लिक सर्वेंट पर हमले के लिए कानून में बहुत सख्त प्रावधान हैं। और आखिरी बात, कानून सिर्फ इरादे को नहीं बल्कि लापरवाही को भी सजा देता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहती हूँ, जिस पर आप सब सोचिएगा। भारतीय न्याय संहिता शारीरिक सुरक्षा को सबसे ऊपर रखती है, ये तो तय है, लेकिन कैसे? क्या वो इरादे को ज्यादा महत्व देती है, अपराध करने के तरीके को, या फिर उसके अंतिम परिणाम को? इस पर मंथन जरूर कीजिएगा। आज अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आज के इस सेशन से आपको भारतीय न्याय संहिता के इन जरूरी प्रावधानों को समझने में मदद मिली होगी। अपनी पढ़ाई जारी रखिए और कानून की गहराइयों को इसी तरह समझते रहिए। धन्यवाद। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय चैप्टर 6 पर बात करते हैं। ये चैप्टर हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शरीर के खिलाफ होने वाले अपराधों से जुड़ा है। हम समझेंगे कि कानून हमारी आज़ादी और हमारे शरीर की सुरक्षा कैसे करता है। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम बीएनएस और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कनेक्शन को समझेंगे। फिर हम 2 बहुत ही कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स, सदोष अवरोध और परिरोध, के बीच का फर्क जानेंगे। उसके बाद हम बल, आपराधिक बल और हमले की कानूनी बारीकियों में उतरेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि इन अपराधों के लिए सजा क्या तय की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि इन कानूनों की जड़ें कहाँ हैं।
देखिए, ये सीधे तौर पर हमारे संविधान से मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से जुड़े हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस इसी अधिकार को एक कानूनी कवच देता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो बात सीधी सी है, संविधान हमें कहीं भी आने जाने की आज़ादी का अधिकार तो देता है, लेकिन बीएनएस की ये प्रावधान ही वो कानूनी ताकत हैं जो इस अधिकार को हकीकत बनाते हैं। अगर कोई इस अधिकार का उल्लंघन करता है तो बीएनएस उसे एक अपराध मानता है। चलिए अब आते हैं दो ऐसे शब्दों पर जिनमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सदोष अवरोध और सदोष परिरोध सुनने में एक जैसे लगते हैं, है ना? लेकिन कानून की दुनिया में इनके बीच जमीन आसमान का फर्क है, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसे एक आसान से सवाल से समझते हैं। सोचकर देखिए, अगर कोई आपका रास्ता रोक ले या फिर कोई आपको एक कमरे में ही बंद कर दे, क्या कानून इन दोनों को एक ही नज़र से देखता है? बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं कि बीएनएस इन दोनों में क्या कानूनी फर्क बताता है। तो धारा 126 हमें बताती है सदोष अवरोध के बारे में। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। किसी को जानबूझकर किसी एक दिशा में जाने से रोकना, जहां जाने का उसे पूरा पूरा अधिकार है। या कीवर्ड है एक दिशा, सिर्फ एक डायरेक्शन ब्लॉक करना। संहिता में इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए क एक रास्ते पर ऐसी रुकावट डालता है जहां से गुजरने का ख को कानूनी अधिकार है। क ऐसा इसलिए नहीं कर रहा कि उसे लगता है कि उसका हक है, बल्कि वो जानबूझकर ख को रोक रहा है। तो यहां क ने ख का सदोष अवरोध किया है। और अगर कोई ऐसा करता है तो सजा क्या है? धारा 126 में यह भी बताया गया है, इसके लिए 1 महीने तक की साधारण कैद या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। अब देखिए, ये तो हुई एक दिशा रोकने की बात, लेकिन अगर किसी को हर तरफ से घेर लिया जाए तब? यहीं पर आती है धारा 127 सदोष परिरोध। ये सदोष अवरोध से कहीं ज्यादा गंभीर मामला है, क्योंकि यहां व्यक्ति को एक तय सीमा के अंदर पूरी तरह से कैद कर दिया जाता है। वो किसी भी दिशा में बाहर नहीं जा सकता। इसका सबसे क्लासिक केस क्या हो सकता है? सोचिए, क ने ख को एक कमरे में, यानी एक 4 दीवारी वाली जगह में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। अब ख उन दीवारों से आगे किसी भी दिशा में नहीं जा सकता, तो क ने ख का सदोष परिरोध किया है। यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। कानून कहता है कि जितनी लंबी कैद उतनी ही सख्त सजा। अगर सामान्य परिरोध है तो 1 साल तक की सजा है, लेकिन अगर किसी को 3 दिन से ज्यादा कैद रखा गया तो सजा बढ़कर 3 साल तक हो सकती है। और अगर यही कैद 10 दिन से ज्यादा की हो जाए तो सजा सीधे 5 साल तक पहुंच सकती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, कानून और भी गहराई में जाता है। वो कहता है कि अगर किसी को कैद करने के पीछे का इरादा और भी खतरनाक हो, जैसे कि किसी से प्रॉपर्टी हड़पने के लिए या कोई झूठा कबूलनामा करवाने के लिए, तो ये और भी गंभीर अपराध बन जाता है और इसकी सजा भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की मूवमेंट पर रोक लगाने की। अब हम अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं, जो है शारीरिक संपर्क के बारे में। हम अक्सर बल, आपराधिक बल और हमला, इन तीनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन कानून की नज़र में ये तीनों अलग अलग हैं। चलिए इनके बीच का फर्क समझते हैं। धारा 128 बल यानी फोर्स को डिफाइन करती है। अब ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, पर असल में ये बिल्कुल फिजिक्स जैसा है। इसका मतलब है किसी दूसरे इंसान में मोशन लाना या उसके मोशन को बदलना या उसे रोक देना। बस ये एक न्यूट्रल शब्द है। तो सवाल ये उठता है कि कब एक साधारण बल आपराधिक बल बन जाता है? इसके लिए धारा 129 हमें 3 जरूरी बातें बताती हैं। पहला, बल का इस्तेमाल बिना सहमति के हो। दूसरा, कोई अपराध करने के इरादे से हो। और तीसरा, या फिर इरादा चोट, डर या परेशानी पैदा करना हो। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तब बल आपराधिक हो जाता है। इस उदाहरण को देखिए, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क ने ख की नाव की रस्सी खोल दी जो नदी किनारे बंधी थी। अब क ने ख को छुआ नहीं, पर उसकी हरकत से ख की नाव और इस तरह ख भी मोशन में आ गया। अब अगर क का इरादा ख को डराना या नुकसान पहुंचाना था तो ये आपराधिक बल का केस है। और फिर आता है हमला यानी असॉल्ट, धारा 130 में। अब ये बिल्कुल अलग चीज है। हमले में जरूरी नहीं कि आपको कोई छुए, सिर्फ कोई ऐसा इशारा करना या ऐसी तैयारी करना जिससे सामने वाले को ये डर बैठ जाए कि अब उस पर आपराधिक बल का इस्तेमाल होने ही वाला है, वो हमला कहलाता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है। एक लाइन में कहें तो आपराधिक बल में एक्शन होता है, असल में फोर्स का इस्तेमाल होता है,
जबकि हमला उस एक्शन का खतरा है, उसकी आशंका है। हमले के लिए छूना जरूरी नहीं, सिर्फ उस खतरे का एहसास कराना ही काफी है। ठीक है, हमने अपराध तो समझ लिए। अब सबसे जरूरी सवाल, इनके लिए सजा क्या है? बीएनएस क्या कहता है? चलिए अब इन अपराधों के परिणामों पर एक नजर डालते हैं। इस टेबल पर एक नजर डालिए। यहां साफ दिखता है कि कानून हर हमले को एक जैसा नहीं मानता। धारा 131 के तहत एक सामान्य हमले की सजा 3 महीने तक है, लेकिन अगर वही हमला किसी पब्लिक सर्वेंट पर उसकी ड्यूटी करते हुए किया जाए, जैसा कि धारा 132 में है, तो सजा सीधे 2 साल तक पहुंच जाती है। ये दिखाता है कि अपराध का कॉन्टेक्स्ट कितना मैटर करता है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो धारा 130 में साफ साफ लिखी है, सिर्फ कुछ बोल देना हमला नहीं होता, लेकिन आपके शब्द, आपके इशारों को वो मतलब दे सकते हैं जिससे वो इशारे हमला बन जाएं। जैसे कि किसी को मुक्का दिखाना शायद कुछ ना हो, पर मुक्का दिखाते हुए धमकी देना वो हमला हो सकता है। यहां एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है, उकसावा। धारा 136 कहती है कि अगर कोई हमला बहुत ज्यादा और अचानक उकसावे में किया गया हो तो कानून उसे अलग नजर से देख सकता है। सजा कम हो सकती है, लेकिन इसके लिए कानून ने कुछ बहुत सख्त शर्तें भी रखी हैं। तो आज हमने शारीरिक स्वतंत्रता से जुड़े बीएनएस के अहम प्रावधानों को समझा, पर एक सवाल है जो मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूं। ये सारे कानून फिजिकल वर्ल्ड के लिए बनाए गए हैं। आज की डिजिटल दुनिया में जहां साइबर बुलिंग और ऑनलाइन धमकियां होती हैं, क्या ये कानून काफी हैं या हमें इन्हें बदलने की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार विद्यार्थियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 पर हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम अध्याय 6 के भाग 5 पर ध्यान देंगे, जिसमें शरीर के विरुद्ध होने वाले कुछ सबसे गंभीर अपराधों की बात की गई है, जैसे कि अपहरण, व्यापहरण और मानव तस्करी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं हैं, तो चलिए इन्हें विस्तार से समझते हैं। तो क्लास, चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो अक्सर कानून के छात्रों को उलझन में डाल देता है। अपहरण और व्यपहरण, यानी कि किडनैपिंग और अबडक्शन में असल में फर्क क्या है? क्या ये एक ही चीज के दो नाम हैं? आइए कानून की नजर से इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये एक नजर में ही सारा कंफ्यूजन दूर कर देती है। बीएनएस की धारा 137 अपहरण के बारे में है और धारा 138 व्यपहरण के बारे में। अपहरण में पीड़ित हमेशा एक बच्चा या विकृतचित व्यक्ति होता है। यहाँ अपराध असल में वैध संरक्षकता यानी लॉफुल गार्डियनशिप के खिलाफ होता है। वहीं दूसरी तरफ व्यपहरण में पीड़ित कोई भी हो सकता है, और इसमें सबसे जरूरी तत्व है बल या धोखा, यानी किसी को जबरदस्ती या धोखे से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक है, तो अब जब हमने एक बेसिक फ्रेमवर्क समझ लिया है, तो चलिए बीएनएस के प्रावधानों के हिसाब से इन दोनों अपराधों की गहराइयों में उतरते हैं। तो धारा 137 खास तौर पर किडनैपिंग को परिभाषित करती है। देखिए, इस धारा का असली मकसद समाज के सबसे कमजोर लोगों को बचाना है, यानी बच्चे और वो लोग जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। कानून ये मानता है कि ऐसे लोग अपनी सहमति यानी कंसेंट देने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए उनके गार्डियन की सहमति ही सब कुछ है, और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। इसके ठीक उलट धारा 138 में व्यापहरण का दायरा बहुत बड़ा है। ये किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है। यहाँ 2 शब्द सबसे जरूरी हैं, बलपूर्वक या धोखे से, मतलब जोर जबरदस्ती या झूठ बोलकर किसी को कहीं ले जाना। एक और दिलचस्प बात यह है कि व्यापहरण एक लगातार चलने वाला अपराध है, यानी ये तब तक जारी रहता है जब तक उस व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ रखा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कानून कैसे अपराध के पीछे के इरादे को देखता है, क्योंकि देखिए, अपहरण तो एक अपराध है ही, लेकिन अगर वो अपहरण किसी और भी ज्यादा गंभीर उद्देश्य के लिए किया गया हो तो सजा कई गुना बढ़ जाती है। कानून सिर्फ किए गए काम को नहीं, बल्कि उसके पीछे की मंशा को भी तौलता है। धारा 139 एक ऐसे ही घिनौने अपराध की बात करती है, भीख मंगवाने के इरादे से बच्चों का अपहरण करना। ये सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि एक बच्चे के पूरे भविष्य और उसकी गरिमा पर सीधा हमला है, और हमारा कानून इसे बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेता है। आप इस अपराध की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर भीख मंगवाने के लिए उस बच्चे को जानबूझकर अपंग कर दिया जाता है तो बीएनएस में कम से कम 20 साल की सजा है, और इसे अपराधी की बाकी बची पूरी जिंदगी के लिए आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 140 हत्या जैसे गंभीर इरादों से जुड़े अपहरण के बारे में है,
और देखिए, कानून ने खुद एक उदाहरण देकर इरादे के कॉन्सेप्ट को कितना साफ कर दिया है। यहाँ अपहरण का उद्देश्य बलि चढ़ाना है, और यही इरादा इस अपराध को और भी संगीन बना देता है। और ये एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जिसे याद रखना है। अगर अपहरण में फिरौती यानी रैंसम की मांग की जाती है और साथ में जान से मारने की धमकी भी दी जाती है, तो भारतीय न्याय संहिता में इसके लिए मृत्युदंड तक का प्रावधान है। ये समाज में एक बहुत कड़ा संदेश देता है कि ऐसे जघन्य अपराधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धारा 140 में कुछ और गलत इरादों का भी जिक्र है, जैसे किसी को गलत तरीके से कहीं छिपाकर रखना, उसे गंभीर चोट पहुंचाना या उसे गुलामी के लिए मजबूर करना। आप देख सकते हैं, इन सभी अपराधों के लिए भी कानून में 10 साल तक की कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। अब हम इस अध्याय के शायद सबसे व्यापक और गंभीर अपराध पर आते हैं, मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बीएनएस की धारा 143 इसके बारे में है। ये एक बहुत ही संगठित अपराध है जो इंसान के मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से कुचल देता है। अच्छा, मानव तस्करी को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि कानून की नज़र में शोषण या एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है। और कानून ने इसकी परिभाषा बहुत ही ज़्यादा व्यापक रखी है। इसमें शारीरिक और यौन शोषण से लेकर गुलामी, जबरन भीख मंगवाना और यहाँ तक कि शरीर के अंगों को जबरदस्ती निकालना भी शामिल है। धारा 143 में ये भी साफ साफ बताया गया है कि तस्कर किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें धमकी और जबरदस्ती तो है ही, साथ ही व्यपहरण, धोखा देना, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करना और किसी भी तरह का लालच देना भी शामिल है। मतलब अगर किसी को अच्छी नौकरी का झांसा देकर शोषण के लिए ले जाया जाता है तो वो भी तस्करी ही है। अब जरा इस टेबल पर एक नज़र डालिए। ये सजा के पूरे स्ट्रक्चर को साफ कर देता है। आप देख सकते हैं कि कानून कैसे अपराध की गंभीरता को मापता है। अगर एक से ज्यादा लोगों की तस्करी हो, या पीड़ित कोई बच्चा हो, या फिर कोई सरकारी अफसर इस अपराध में शामिल हो, तो सजा बहुत ज्यादा कड़ी हो जाती है, यहाँ तक कि अपराधी की बाकी जिंदगी के लिए आजीवन कारावास। चलिए, अब अपनी समझ को पूरा करने के लिए इस अध्याय में दिए गए कुछ और संबंधित अपराधों पर भी एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं। धारा 142 एक बहुत जरूरी कानूनी सिद्धांत को स्थापित करती है। इसके मुताबिक अगर कोई ये जानते हुए भी कि किसी व्यक्ति का अपहरण हुआ है, उसे छिपाने में या बंदी बनाकर रखने में मदद करता है, तो उसे भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी कि खुद अपहरण करने वाले को। कानून की नज़र में अपराध में मदद करना भी उतना ही बड़ा अपराध है। और आखिर में धारा 146। ये धारा किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती मजदूरी कराने के खिलाफ सुरक्षा देती है। ये हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार को और भी ज्यादा मजबूती देती है और किसी से भी बंधुआ मजदूरी या जबरदस्ती काम करवाने को एक दंडनीय अपराध बनाती है। तो इन सभी धाराओं को समझने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, आखिर इस पूरे अध्याय के पीछे कानून का असली मकसद, उसका सच्चा इरादा क्या है? इसका सार इन 4 बिंदुओं में छिपा है। पहला, हर व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शारीरिक सुरक्षा को बचाना। दूसरा, ये स्थापित करना कि अपराध की गंभीरता उसके पीछे के इरादे पर निर्भर करती है। तीसरा, बच्चों और समाज के कमजोर लोगों को खास और ज्यादा कठोर सुरक्षा देना। और चौथा, शोषण के हर रूप के खिलाफ एक मजबूत दीवार खड़ी करना। तो कानून ने तो अपना काम कर दिया है, बहुत ही कड़े प्रावधान बना दिए हैं। लेकिन अब एक सवाल हम सबको खुद से पूछना है, क्या सिर्फ कानून से समाज बदल सकता है? इन भयानक अपराधों को जड़ से खत्म करने की असली जिम्मेदारी किसकी है? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।